अच्छा जी नाजरीन, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हमारे गेस्ट मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर ज़ैबिस डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा। उन्हें मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सैनी, बहुत शुक्रिया आपका मदू करने का मुझे। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहली चीज़, हम हमेशा बात करते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हमारा दिल पाकिस्तानी है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे। अच्छा, तरक्की कैसे करे कि हम 2025 के पहले 6 माह में देख रहे हैं कि 3.5 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो यहाँ से जा चुके हैं। वजूहात क्या है, ज़रा उस पर हम बात करते हैं। देखिए, जब हम ये देखते हैं कि शुरू के 6 माह में तकरीबन 3.5 लाख के करीब अफराद मुल्क से बाहर जा चुके हैं, तो बहुत तेजी से एक टर्म यूज हुई थी, ब्रेन ड्रेन, ज़हनी इनखला, तो ये बहुत तेजी से होता जा रहा है। और जब लायक और हुनरमंद अफराद अपने मुल्क को खुदाफिज कहते हैं, तो पीछे सिर्फ ना तजर्बाकार अफराद रह जाते हैं और ये शायद मुल्क की तरक्की में कोई खास किरदार भी अदा करने से कासिर रहते हैं। पाकिस्तान से बाहर जाने के पीछे बहुत सारे शायद दोनों फैक्टर्स हो सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सियासी रस्साकशी है, या डिफॉल्ट की अक्सर अफवाहें आती रहती हैं। मईशत का बड़ा बुरा हाल है, ज़बूहाली मईशत की है। इसके अलावा यहाँ पर बढ़ती हुई महंगाई, बिजली के इतने ज्यादा बिल आते हैं कि जिसकी बिना पर बाज़ दफा तो लोग घर की अशिया फरोख्त करने पर महरूम रह जाते हैं। और अगर आप किसी से पूछें कि वो क्यों जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे दम घुट रहा है पाकिस्तानियों का। जो नौजवान है उनमें जितनी महारत मौजूद है उसका आउटपुट नहीं मिल रहा। शायद यहाँ पर हम लोग इज्जत नहीं दे पा रहे हैं। हाथ में रोजगार की तलाश में नौजवान डिग्री लेके घूम रहा है, लेकिन नौकरियां नहीं है। इंटर्नशिप हम लोग नहीं करवा पा रहे। अगर यहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ज्यादा है और बाज़ दफा तो तकरीबन मरने के चांसेस होते हैं 75 से 90%। उसके बावजूद लोग बाहर जा रहे हैं। बेरहम इंसानी स्मगलर्स का एक नेटवर्क बिछा हुआ है और जो नौजवानों को गैर कानूनी तरीके से कंटेनर में भर भर के लेके जा रहा है। तकरीबन सिर्फ 1% से भी कम हम लोग तालीम और मैशत, तालीम और सेहत पे खर्च कर रहे हैं। तो शायद ये वजह है कि यहाँ पर नौजवान बाहर जाने को तरजीह दे रहा है। अच्छा, आपने की महंगाई की भी बात। अच्छा, अगर देखा जाए कोविड के बाद महंगाई जो है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में आई है, पर सिर्फ पाकिस्तानी क्यों ये स्टेप उठा रहे हैं, या दूसरे ममालिक में? ये भी बताइएगा कि अगर दूसरे ममालिक में भी इसी तरह से महंगाई का जोर बढ़ा है कोविड के बाद जिस तरह से पाकिस्तान में बढ़ा है, तो वहाँ क्या क्या सहूलतें मिली हैं उन लोगों को कि लोग वहाँ ट्रैवल करके गए, और क्या क्या चीज़ें पाकिस्तान में लोगों से छीनी गई हैं जो उनके पास नहीं है मौजूद? देखिए, अगर आप यूरोप या अमेरिका की बात करते हैं तो तकरीबन स्वीडन में ही सिर्फ 52% के करीब टैक्स लिया जाता है। अमेरिका में ये शरह 25% है। एक टैक्स तो आप देंगे उस रियासत में जहां पे आप रह रहे हैं, और एक टैक्स आप अमेरिका को देंगे। बाकी 2 टैक्स आपसे जहां पे जॉब आपकी है वो लोग काटते हैं। लेकिन साल के एंड पर उन लोगों को $5-6 हजार वापस मिल जाते हैं, जिससे वो लोग अपने कुछ काम कर लेते हैं, कुछ घूमने फिरने को चले जाते हैं। यहाँ पर आप सिर्फ बिजली के बिल को ही देख ले तो इतने ज्यादा टैक्सेस हैं तो कोई शुमार ही नहीं है। तो यहाँ पर ये जो बहुत बड़ा हमारा हिस्सा है बैरूनी कर्जाजात की वापसी पे जा रहा है या डिफेंस सेक्टर पे लग रहा है। सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार की फराहमी के लिए हमारे पास कोई पैकेज ही नहीं है। अगर पाकिस्तानी नर्सिस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बाहर जा रहे हैं तो उनको वहां पे अच्छा पैकेज मिल रहा है। उनको लग रहा है कि वहां जाकर हमारा बेहतर मुस्तकबिल होगा। यहाँ पर ना हमारे लिए हुकूमत कुछ बेहतर सोच रही है। ये और बात है कि कोरोना के बाद मुल्की या आलमी हालात बहुत तेजी से जो है ना वो खराब होते चले गए। और एक और बात यह कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है बैरून मुल्क जाकर सेटल होना मुश्किल होता जा रहा है। पहले ये काम आसान था, लेकिन अभी वही बंदा बाहर जाकर कामयाब होगा जो प्रोफेशनल डिग्री रखता है। आप शायद ये नहीं कह सकते कि टैक्सी चलाकर आप गुजारा कर लेंगे पेट्रोल पंप पर, तो पहले ये मुमकिन था। तो अब पाकिस्तान से वो लोग बाहर जा रहे हैं जो स्किल्स रखते हैं। तो ये जो ब्रेन ड्रेन है, ये बेहतर मुस्तकबिल की तलाश है, तो ये बड़ा इशू बना हुआ है पाकिस्तान के लिए। लेकिन कानून पर अमल दरामद है, शायद वहां पर वक्त की पाबंदी है, मेरिट पे अमल दरामद है, लोग अपने काम से काम रखते हैं, सेहत की सहूलियातें हैं, तालीम की हैं। यहाँ पर हम लोग अगर दिन दहाड़े किसी के साथ वारदात हो जाए तो शायद रिपोर्ट करवाने से 10 मरतबा सोचते हैं। वहाँ शायद इस किस्म के इश्यूज नहीं है। तो टेलीविजन पर या सोशल मीडिया पर इस तरह की चीजें देखकर देख रहे हैं कि बाहर बेहतर है। ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए। अंदाजा 60 लाख लोग शायद मजीद चले जाएं 2050 तक पाकिस्तान से। तो पीछे सिर्फ नालायक या कम तजर्बाकार या कम तालीम याफ्ता
लोग रहेंगे, तो बड़ा मसला बन जाएगा। मतलब कहने का मकसद ये है कि ये जो लोग गए हैं या जो लोग जाने वाले हैं वो लोग हैं जिनकी एक मैं समझती हूँ कि तरक्की में और हर जगह उनकी एक अहमियत है, और अगर वो लोग पाकिस्तान से जाते हैं तो फिर पीछे क्या रह जाता है? फिर हम बात तरक्की की करते हैं या आगे बढ़ने की करते हैं तो हमारे पास तो वो लोग ही नहीं मौजूद। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो इमिग्रेशन की तरफ से हमें डाटा प्रोवाइड किया जाता है, तो उसकी बिना पर यही लग रहा है कि एक मायूसी की दलदल में जैसे धकेला जा रहा नौजवान को। स्ट्रीट क्राइम आप देख लें, ग्रेजुएट लड़के अक्सर औकात चोरी डकैती की वारदातों में पकड़े जा रहे हैं, तो ये देख रहा है कि ये चीजें दिख रही हैं कि बहुत मुश्किल होता जा रहा है पाकिस्तान में। हुकूमत को तरजीह देनी होगी सेहत के, तालीम के, डिजिटल स्किल्स सिखानी होंगी, वरना हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, फार्मासिस्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट या कानूनदान, ये तेजी से ब्रेन ड्रेन होता जाएगा। और अगर आप इसको एक और टर्म में यूज करें तो फिर ये ब्रेन ड्रेन एक तरह के हंगर ड्रेन में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि नातजुर्बाकार अफराद का बोझ एक रियासत नहीं उठा सकती, क्योंकि ये लोग मईशत की तरक्की में कोई खास किरदार अदा करने से बिल्कुल कासिर होते हैं। तो देखना पड़ेगा कि सियासी या मुआशी इदम इस्तेकाम पाकिस्तान को कहाँ लेके जा रहा है। जो अशराफिया है वो सब टैक्सेस सिर्फ आवाम से ले रही है, ना इनकी जमीनों के ऊपर टैक्स लिया जाता है, ना कोई ऐसी कानून साजी असेंबली में की जाती है। तो बहुत मुश्किल सूरत हाल का सामना है पाकिस्तान को आगे के 10 सालों में, लेकिन उम्मीद है कि कुछ ऐसे पॉलिसी मेकर सामने आएंगे जो इस सूरत हाल को बदलने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, आपने बात की एजुकेशन की कि उसके ऊपर एजुकेशन क्या है पाकिस्तान में, बिल्कुल ठीक आपने कहा, सेहत, सारी चीज़ें हम उस चीज़ पे हम लोग भी बात करते हैं और ज़्यादातर चैनल्स पे एंकर्स हम सब बात कर रहे होते हैं। मुझे अब ये बताएं कि जो इंसान पाकिस्तान में पढ़ा हो, उसकी एजुकेशन कंप्लीट पाकिस्तान से हुई हो और वो किसी दूसरे ममालिक में जाके अगर वो चाहता है कि अपनी प्रैक्टिस करे और वहाँ पे अपना मुस्तकबिल बनाए, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान की एजुकेशन इतनी पावरफुल है कि हम किसी और दुनिया के किसी भी ममालिक में जाके उस तरह से अपना रोल प्ले कर सकते हैं? मेरे ख्याल में हमें जिस चीज पर सबसे ज्यादा काम करना होगा, हमें स्किल सिखानी होगी। चाहे हमारा मैट्रिक पास बच्चा हो या इंटर पास या यूनिवर्सिटी में जा रहा हो, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस यहाँ पर बहुत तेजी के साथ इंडस्ट्रीज लगानी होंगी, बच्चों को तैयार करना होगा। अगर आप सिर्फ आईटी को देख लें तो इंडिया का दुनिया की तिजारत में 4% हिस्सा है। उन्होंने आईटी यूनिवर्सिटीज बनाएंगी या ऐसे एक्सपर्ट से दुनिया के इदारों में है, तो हमें जो 64% हमारा यूथ है, हमें उसको इंगेज रखना है। वरना ये 15 साल से लेकर 30 साल तक का बच्चा हमारा ये एटम बम है, ये मुल्क की तरक्की में भी किरदार अदा कर सकता है और मुल्क को पीछे रखने में भी किरदार अदा कर सकता है। हर पॉलिटिकल पार्टी जो काम करती है वो इनके लिए कुछ मंशूर में ऐलान करे कि इनके लिए इतना फीसद बजट मुख्तस किया गया है। जो 2.5 करोड़ बच्चा हमारा स्कूल से बाहर है, एचईसी की तर्ज पर हमें पीईसी भी स्टैब्लिश करनी होगी, प्राइमरी एजुकेशन कमीशन। अगर हमारे बच्चों की बुनियाद ही नहीं है तो यूनिवर्सिटी में जाकर वो क्या करेंगे? वो टीचर से सिर्फ नंबर्स मांगते हुए नजर आते हैं। एक कल्चर पैदा करना होगा यहाँ पे, किताब से प्यार का कल्चर, लाइब्रेरी के फरोग का कल्चर। फूड स्ट्रीट बेतहाशा कायम है, क्या कहीं फूड स्ट्रीट पर कोई छोटा सा सेक्शन कॉर्नर बना हुआ हो जहाँ पे किताबें हो या जहाँ पे जर्नल्स और रिसाइल रखे हुए हो? हमें हंगामी बुनियादों के ऊपर इन चीजों के ऊपर काम करना होगा, यही हमारा सॉफ्ट इमेज बनेगा, इसी से हमारी बका मुमकिन है। अच्छा सर, आपने एक बात की कि यहाँ पे लोग वजूहात जो आपने बताई कि ना रुकने की, एक तो स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा है, एक महंगाई बहुत ज़्यादा है, फिर आपने कहा बिल इतने ज़्यादा आ जाते हैं, तमाम तर वो चीज़ें जो इंसान को तकलीफ देती हैं वो तमाम चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। आप मुझे बताएं, ये तो वो चीज़ें मौजूद हैं जिनसे बहुत सारे लोगों के फ़ायदे जुड़े हुए हैं, तो ये चीज़ें कभी ख़त्म होती है आपको नज़र आती हैं? अगर ये ख़त्म नहीं होती, मैं दोनों सवाल इसलिए कर रही हूँ ताकि आप डिटेल में जवाब दे दें, और अगर ये ख़त्म नहीं होती तो ये तो हमारे क्रीम लोग हैं जो पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं और आगे भी हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर लोग ये यहाँ पे नहीं होंगे तो फिर पाकिस्तान का क्या हाल आगे आपको नज़र आ रहा है? ये वजूहात जो आपने बताई हैं इस पर एक बहुत बड़ा इशू है। अगर हम पार्लियामेंट का डेटा निकालें, हमारे तकरीबन 70 से 80% जो हजरात पार्लियामेंट में हैं उनमें इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे या फिर वो फ्यूडल्स होंगे। एक आम आदमी के लिए इलेक्शन लड़ना ही नामुमकिन है। एक पार्टी 5 करोड़ रुपए टिकट के चार्ज करती है, वो नहीं दे सकता। अगर वो किसी से लेकर देगा भी तो जिस बंदे से लिए बाद में उसी को फायदा पहुंचाएगा। तो वो बंदा जो पार्लियामेंट में है वो किसी भी किस्म की कानून साजी करने से कासिर है, उसको सिर्फ अपने अगराज से मकसद है। और दूसरी चीज ये कि जब तक तालीम पर लगेगा ही नहीं उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। कम से कम आपको 5 से 7% तालीम के ऊपर लगाना होगा।
आईटी स्किल्स के लिए फ्रोग करना होगा, अपना काम करना होगा। छोटे बच्चों से ये काम शुरू करना है। अगर घरों में वालिदैन अपना एक बुक कल्चर क्रिएट करें, वालिदैन इस चीज का एहसास बच्चों में दिलाएं कि बेटा कोई खिलौना अगर आपको चाहिए तो वो किताब भी हो सकती है। हमें किताब कल्चर को प्रमोट करना होगा। इसके अलावा एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि हमारे इलाके से सबसे अच्छा शरीफ पढ़ा लिखा बंदा पार्लियामेंट में जाए। किसी से पूछे क्या बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी एक्सपर्ट। हम लोगों ने इसको गाली बना दी है। तो जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उन्हें इस बात की परवाह नहीं है। दूसरे जो बिलों की बात आप कही, तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब और यूएई से कोई $3 बिलियन का कर्जा लिया हुआ है। तो उन्हीं की जो कंपनी अबराज है वो के इलेक्ट्रिक के नाम पर बिजली के बिल प्रोवाइड कर रही है। तो उन कंट्रीज का काफी यहाँ पर स्टेक है। अगर सऊदी अरब या यूएई ने पाकिस्तान को $3 बिलियन दिए हुए हैं तो फिर बदले में के इलेक्ट्रिक भी लोगों से ऐसे ही खून चूसेगी। तो ये देखना चाहिए हमें कि मतलब बिजली के बिल की गिना पर लोग खुदकुशी कर रहे हैं या घर के जेवर बेच रहे हैं, तो वो कौन से अवामिल हैं कि जो यहाँ पर $3 बिलियन के लिए आप बाहर की गैर मुल्की कंपनियों को अपना निजाम चलाने को दे देते हो? क्या यहाँ पर कोई ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है जो के इलेक्ट्रिक के मुकाबले पर आए? तो ये सारी चीजें पॉलिसी मेकिंग के जुमरे के तहत आती है। अगर कोई आता है आगे और उनकी मोनोपोली खत्म करने की कोशिश करता है तो काफी बेहतर हालात हो जाएंगे। इंडिया में अगर 8 रुपए यूनिट है, यहाँ पर 65 रुपए यूनिट चल रहा है। 2 पंखे या 3 पंखे या 1 टीवी या 2 बल्ब या 1 पानी की मोटर पर अगर आप 10,000 रुपए बिल दे रहे हैं तो बड़ा मसला हो गया। फिर क्राइम भी बढ़ेंगे आपके। अगर मेरे घर का चूल्हा नहीं चलेगा तो एक आम सोचिए कि फिर पड़ोसी भी भूखा रहना चाहिए। तो यही क्राइम की राह है जो दौड़ाई जा रही है नौजवान को इस राह पर। ठीक है सर, माजरत के साथ एक सवाल करना चाहूँगी क्योंकि मैं इसके अलावा भी एक शो करती हूँ जो अवामी शो है और अवाम में जाती हूँ और बात करती हूँ। तो एक चीज़ मैं ज़रूर इस पे डिस्कशन करना चाहूँगी कि ये तो ऊपर की चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं, उन लोगों के जो असम्बलियों में बैठे हैं, वो लोग जो इदारों में बैठे हैं, वो लोग जिनको फैसला लेना चाहिए, जिनको पाकिस्तान को बेहतर करना चाहिए, पॉलिसी बनानी चाहिए, सारी चीज़ें। मैं थोड़ा सा डॉक्टर्स की तरफ आती हूँ क्योंकि डॉक्टर और नर्सेज जो हैं वो ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर गए भी हैं और जा भी रहे हैं। आप मुझे बताएं कि जिस तरह का सिस्टम, माजरत के साथ, जिस तरह का सिस्टम, ये अवामी सवाल है, जिस तरह का सिस्टम डॉक्टर्स चलाते हैं क्लिनिक हॉस्पिटल्स में, जो उन लोगों का मेडिसिन का कंपनी के साथ एक सिस्टम बना हुआ होता है, जिस तरह से लेबॉर्ट्रीज के साथ उनका सिस्टम बना हुआ होता है कि किस तरह के टेस्ट देने और कौन सी लेबॉर्ट्री से करवाने, ये सिस्टम सिर्फ पाकिस्तान में चल सकता है, बाहर नहीं चल सकता। आप नहीं समझते कि हमें नीचे की सतह से बेहतर होने की जरूरत है? कसूर शायद सबका है, आम आवाम का भी है। जब बच्चा पेपर देने जा रहा है तो वालिदैन रिश्तेदार नकल करवाने जा रहे हैं। तो जब हम ऐसे नाअहल लोगों को डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे। दूसरा ये कि आपने बात करी तो जो नेशनल पॉलिसी थी 1973 भुट्टो साहब की, उसमें ये था कि डॉक्टर दवाई नहीं लिखेगा, नुस्खा लिखेगा। यानी अगर पैनाडोल नाम का कोई गोली दस्तयाब मार्केट में है और उसके फार्मूला बनाने वाली 5-6 कंपनीज है तो फार्मूला फार्मासिस्ट बना के देगा। लेकिन यहाँ पर मेडिकल स्टोर्स खुल गए और जनाब पूरी दवाइयां डॉक्टर्स की सेटिंग है, जो मेडिकल रैप होते हैं वो अलग खाते हैं डॉक्टर्स। ये एक दर्दमंदी का पेशा था, साथ साथ टीचिंग का और डॉक्टर्स का। लेकिन ये दो भी इसी उसमें आ चुके हैं कि जनाब कहाँ प्लॉट मिल रहा है, कहाँ पे ये मिल रहा है, डॉक्टर नहीं है, 5-6 जगह क्लिनिक लगाकर बैठा हुआ है। जॉब उसको सरकार ने दी है लेकिन सरकारी हॉस्पिटल का हाल, और डॉक्टर नहीं है, सिर्फ उसकी कुर्सी मौजूद है, कमरा मौजूद, तनख्वाह उसके अकाउंट में आ रही है। ये दर्दमंदी का शोबा था जो लोगों के दुखों का मदावा करने के लिए कायम किया गया था। लेकिन यहाँ पर बहुत बेइज्जती है। क्या डॉक्टर, क्या लॉयर, क्या जजेस, एक जंगल का कानून चल रहा है पाकिस्तान में जो खत्म होना चाहिए। आम आदमी का इसमें किरदार ये है कि अपना काम हम लोग ईमानदारी से करें। अगर मैं उस्ताद हूँ तो अपना फराइज मनसिबी ईमानदारी से अंजाम दूं। मैं डॉक्टर हूँ, मैं लॉयर हूँ, नहीं करार दे रहे। हम एक चैन के पीछे चल रहे हैं कि वो चोर है तो मैं भी चोर बनूंगा। अगर सियासतदान करप्शन करोड़ों की कर रहा है तो क्यों ना सैकड़ों हजारों रुपए की करूं। एक बेसिक एहसास है हमारा, शायद नेशनलिज्म बड़ा कमजोर है। तो हमें पाकिस्तानियत को जगाने के लिए काम करना होगा कि हम बताएं कि ये चीज गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे और आज के टॉपिक पे इनसे हमने बात की। तो मैं जो पूरे टॉपिक पे बात करने के बाद एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हमें ये नहीं देखना कि वो गलत कर रहा है तो हमें गलत करना है। हमें कोशिश करनी है कि हमें पहले ठीक होना है। जब हम ठीक होंगे तो चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी। हर एक सिंगल फर्द को अपनी तरफ से कोशिश करनी है, वो कोशिश करने के बाद ही कामयाबी हासिल होगी। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।